हेलो एवरीवन। सो क्लास 11th स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले एक लेक्चर से स्टार्ट किया है, जिसके बारे में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट्स के बारे में आपसे शुरू किया था। उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि व्हाट इज़ सेट एंड व्हाट इज़ देयर टाइप, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट देम एंड हाउ कैन वी राइट देम एज अ नोटेशन, है ना। तो मैंने आपको सेट्स के बारे में बेसिक चीज़ें बताई। मैंने आपको टाइप नहीं समझाया कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, सिंगलटन सेट, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल प्रोसीड फर्दर in exercise, that is we have some question related to these types. Okay, so first of all we have some questions and definitely we will just go through the first of all the definition of the sets again. That is, a sets is a well defined collection of objects. तो इसके आधार पर आपको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेट के अंदर कि सेट में कौन से क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे इन द ईयर, तो आपको पता है दिस इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून, जे फॉर जुलाई, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सेट। तो सेकेंडली मैं आपको कुछ ये एग्जांपल दूंगा कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेट फिल्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स हिडन फॉर्म में होते हैं। ये मेरी अपनी तरफ से एक लैंग्वेज थी, हिडन फॉर्म। ठीक है ना, तो इट मीन्स यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट दैम इन द रोस्टर फॉर्म. Set filters another name is rule method, and then we represent them in the tabular form or roster form. We will get the exact criteria, exact value of that element, है ना। टेबुलर फॉर्म में हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ उनकी मतलब फोटो दिख जाती है कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, तो इस कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको पता ही दिया, दूसरा क्वेश्चन सीधी सी बात है, सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या बताया था कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू हैव सेट ए एनी दैट इज हैव 1 2 3 4 5 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 and just I say this is a question and I would just ask what is 3 and relation with 8, and you say 3 is belongs to A. If I ask 7 about A, then you will say 7 does not belongs to A. That's so simple. Okay, so this is about the belongs to and does not belongs to. थर्ड वन क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड वन क्वेश्चन आता है कि अब इन क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। मीन्स अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको उनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स यू विल फाइंड एग्जैक्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कोई भी आप एग्जांपल उठा सकते हो। जैसे उसने ये बोला कि ए इज एनी सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7. ओके, तो इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट एक्स इज एन इंटीजर। क्लियर है, तो जस्ट यू विल थिंक कि भैया -3 और 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आने वाले हैं, जो आप सोच रहे हो उनको लिख दो, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म. सो व्हाट वी हैव द -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. रिमेंबर दैट आपको इस सिंबल पे ध्यान देना है कि जहां पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब -3 और -7 आर नॉट इंक्लूडेड, मीन्स बोथ आर नॉट इंक्लूसिव. क्लियर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? यस, सॉरी थोड़ा सा मैं थोड़ी जांच पड़ताल कर रहा था, सॉरी. नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप दैट इज द सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म को किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यानी कि सो इजी, यू कैन डू इट इजीली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि भैया इसको चेंज करो, किस में चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 4 8 16 32. Now we have, this is a roster form, okay, and you have to change in the set builder form. रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म पे आते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। क्यों? सेट बिल्डर तो आपको आसानी से कंडीशन दे देता है, आपको जस्ट सॉल्व करना पड़ता है। अब अपने सॉल्व्ड पार्ट है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है।
मिस सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में 2 4 8 16 32। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। पैटर्न कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न आपको अगर देखा जाए तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हर वैल्यू 2 की पावर्स के अकॉर्डिंग लिखी जा रही है। मीन्स फर्स्ट वैल्यू हैव 2 रेज़ टू द पावर 1, सेकेंड में 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 5। इट मीन्स यू हैव जस्ट फाइंड आउट कि भैया 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, 1 2 3 4 5 लिमिटेड। डन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेट इज यू नो दैट इज अ काउंटेबल सेट, फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन। ऑफ कोर्स हम बात जब करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में अननोन की बात करते हैं, एक्स इज सच दैट व्हाट विल यू राइट डाउन कि भैया 2 की पावर इंक्रीज हो रही है। तो जस्ट ये जो हमारा अननोन है उसकी वैल्यू क्या होगी, अननोन दैट वी हैव द वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n। बिल्कुल सही है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। मीन्स अभी n कहाँ तक जाएगा, कंडीशन तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जस्ट हैव टू राइट डाउन वेयर n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, या मैं सीधा सा बोलूँ बहुत इजी लिख देते हैं कि n इज लेस देन 6। ठीक है, 6 से लेस क्या होगा, 5 4 3 2 1। किसने कहा, किसने कहा, अच्छा मैंने कहा, चलो मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता हूँ। 6 से लेस तो 5.9 भी होता है, बहुत सारे नंबर होंगे। तो क्या करें भाई, यहाँ पर 6 से लेस 5 रखूँगा तभी तो 32 आएगा, 4 रखूँगा तभी तो 16 आएगा। इट मीन्स 6 से लेस 5 मतलब यार ये कि आपको नेचुरल नंबर और लास्ट में 1 तक जाना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि n की कंडीशन भी बतानी पड़ेगी। यार n कौन है, n एक नेचुरल नंबर है। जैसे ही नेचुरल बोल दिया तो डेफिनेटली भैया 1 से स्टार्ट हो रहा है, दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सामने वाला चुप। अब बोल भाई तू क्या बोल सकता है, साफ साफ लिख तो दिया हमने कि n लेस देन 6 है, इसका मतलब, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 6 से लेस में नेचुरल नंबर तो सोचूंगा यार, रियल नंबर थोड़ी सोचूंगा, पॉइंटों में थोड़ी सोचूंगा। तो 6 से लेस मेरे पास 5 आ गया, 4 3 2 1, दैट्स इट, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो आप आराम से ध्यान से करना, ठीक है, कंडीशन परेशान नहीं होना इस बात को लेकर, है ना। सो दिस इज अबाउट द रोस्टर फॉर्म विच वी कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बात आ रही है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही है और आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है, अगेन रोस्टर फॉर्म। अब वो ऐसे नहीं बोल रहा कि राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म, सिर्फ वो ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब आपको एक सेट दे रहा हूँ और उसके सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। मीन्स मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी दे रहा हूँ एक्चुअली। अगर मैं रोस्टर देता तो एलिमेंट्स की लिस्ट तो आपके सामने होती, क्यों, सही है ना। तो इसका मतलब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूँ, वहाँ से आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूँ आपको, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये मेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन ने नहीं कहा है, क्वेश्चन ने तो सीधा सा बोला लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। तो लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है, x is such that x is an integer, okay जी, such that x is greater than -1/2 less than 9/2। इसको ना एक तो रीड करना आना चाहिए, परेशान मत होना। जो अननोन होता है ना उस कंडीशन को पहले रीड किया जाता है। इसको रीड करोगे आप, अब x को रीड करोगे भाई, x को क्या रीड करोगे, दैट इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अब हमें इंटीजर चाहिए, जस्ट थोड़ा सा ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए ले देता हूँ, -1/2 नंबर लाइन ले लो, दैट इज -1 एंड दैट इज 9/2 4.5, मीन्स 4 और 5 के बीच में आने वाला है, और -1.5 0 और -0.5 के बीच में आने वाला है, दैट्स इट। देख लो आप, ये कौन है, -1/2 है, ये कौन है, +9/2 है। 1 2 3 4 इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं इनके बीच में लिख दो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द इंटीजर्स दैट वी हैव 0 1 2 3 4। तो हमारा सेट बन गया, दैट वी हैव 0 1 2 3 4, दैट्स इट, सो सिंपल। तो क्लियर हो बच्चों, तो ये आपको समझना है अबाउट द लिस्टिंग ऑल द सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव, जस्ट आपको मैच करना है। क्या मैच करना है, ये बताना है भाई कि ये
क्या क्या बताना है? अरे ये बताना है यार कि एक सेट आपको दे रहा हूँ रजिस्टर फॉर्म में, एक मैं सामने लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको जस्ट मैच करना है कि ये रजिस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म की है। ठीक है, तो सेट बिल्डर को सॉल्व करना, पता चल जाएगा कि रोस्टर उनमें से कौन सा है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू सिंपल सेट। ओके, नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। डेफिनेटली इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में मालूम है सभी को, बिल्कुल मालूम है सर। इक्वल सेट्स में आपने बताया था कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, उनकी काउंटिंग पे मत जाना। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में क्या बताया था भैया, काउंटिंग में जाना, इक्वल हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल ABCD एक सेट ए के अंदर है। ठीक है, PQRS फिर से लिख दिया, वो बी सेट के अंदर है, तो A इक्वल टू बी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ABCD बोल रहा हूँ, PQRS बोल रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट भी नहीं है क्योंकि A में 4 एलिमेंट है, B में 5 एलिमेंट है। मीन्स सर आपने तो एग्जांपल वही दे दिया जो इक्वल भी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं है। चलो और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर A, फर्स्ट एग्जांपल सेट A है जिसमें मैं लिख रहा हूँ ABCDEE, 2 बार E लिख दिया। नेक्स्ट में लिख दिया ABCDE, तो यहाँ क्या हुआ, ऊपर वाले सेट में क्या था ABCDEE 6 एलिमेंट थे और 2 E थे वहां पर। नेक्स्ट सेट B था, उसमें क्या था ABCDE, सिंपल। तो यार वो इक्वल सेट है बिकॉज उसमें एलिमेंट्स इक्वल है। क्या वो इक्विवेलेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, यहाँ 5 है। Remember that equivalent set says number of elements yes you have to count, and equal set says just you have to compare the elements whether they are equal or not. There is no botheration about the number कि वो कितने ही आ जाए यार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो मैंने वर्बली इसलिए बताया, आसान था यार, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बीच में डिफरेंस बताना। डन है, क्लियर है? ओके, सो अब मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, देखिए जल्दी से देखिए। यस, मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल किसके बताए थे, सीधी सी बात है, रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना, इक्वल सेट्स के बारे में बताना। ठीक है, अब बात यह है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के साथ एक और था नल सेट। नल सेट आपको पता ही है, नल सेट में क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ और मुझे बताना कि क्या वो नल सेट है या नहीं है। इसमें भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी एलिमेंट्स की। मीन्स इफ आई गिव यू अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट एलिमेंट, अगर वहाँ पर एलिमेंट मिला तो वो सेट नल नहीं है, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो नल सेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि यार सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज इवन, तो आपको पता है प्राइम नंबर 1 2 ही ऐसा है जो इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या हो गया, वो दैट इज अ नॉट नल सेट। उसमें एक सिंगल एलिमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसे क्या कहा जाएगा? सिंगलटन सेट कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भैया आप मुझे बताइए कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, आपको पता है यार ऑड नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं होते, तो इसका मतलब वहाँ कंडीशन क्या होगी, नल एलिमेंट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्लियर है ना? तो ये सभी कंडीशंस किस में आती हैं? नल सेट में आती है। बेशक मैंने आपको कल भी यानी कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने नल सेट का एग्जांपल दिया था। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आपको जब नल सेट बनाना पड़ता है तो आप देखते हो वहाँ पे अगर वो एक एलिमेंट मिल गया, पहले सेट बिल्डर को सॉल्व करना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर एलिमेंट मिल गया तो भैया ओके है कि वो वहाँ पर नल सेट नहीं है, अदरवाइज वो नल सेट है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो दैट्स इट। दूसरा, फाइनाइट सेट और अनफाइनाइट सेट के बारे में आपको मालूम है, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना नेक्स्ट, उसमें यही कुछ क्वेश्चंस हैं। बताना है कि नल सेट हैं या नहीं है, फिर आपको ये बताना है कि नल सेट के बाद आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो बच्चों इनफाइनाइट सेट आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें अनकाउंटेबल होंगे, जैसे कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि 2 3 5 7 11, तो सब के सब इनफाइनाइट है क्योंकि हमने कुछ रोका ही नहीं इनको। हाँ, फाइनाइट में क्या हुआ, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल पढ़ा था कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यू नो दैट इज 2 4 6 8 ओनली, 4 ही हैं गिनती के, तो वो किस में आता है? फाइनाइट में आता है। फिर मैंने आपको इक्वल सेट के बारे में भी एग्जाम्पल बताया था कि यार इक्वल सेट में क्या होता है। इक्वल सेट में ये कंडीशन होती है, आपको चेक करना होता है कि कौन सा सेट इक्वल है।
तो वो भी आप कर लेंगे। हाँ, उसमें एक एक्सेप्शनल केस आया था कि मान लो 3-4 सेट दे देता है, 3 तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिए, चौथा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, तो परेशान नहीं होना है ना। तो क्या करना है, आपको उस सेट बिल्डर को सॉल्व करके रोस्टर में कन्वर्ट करना, बस आपका थोड़ा काम बढ़ा दिया उसने। Just you have to solve that roster form, set builder form in the roster form, and then you will get compare all the 4 sets. Then you will just find out which are equal or which are not. Is it clear? That's it. And the same thing we have to do with the equivalent set. ये छोटी छोटी बातें आप कहोगे सर आपने वर्बली इसको बता दिया। बेटा वर्बली बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था, आप आसानी से कर सकते हो यार। मैंने एग्जांपल में आपको सारा पॉइंट बता दिया, ठीक है। अगर तब भी आपको रहता है कि सर आप वर्बली ज़्यादा नंबर बताइए, तो आई विल जस्ट डिस्कस विद यू, ओके। जस्ट यू हैव टू सेटिस्फाई, दैट इज ऑल। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? फटाफट तो नहीं बताया ना, आ गया ना? तो सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है यार, सीधा ये है, 4 कंडीशन है, 5वीं कंडीशन नहीं है। चौथी का पहली कंडीशन यही है कि आपको ये बताना है कि वो एक नल सेट है या नहीं है। दूसरा आपको फाइनल और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। फिर आपको इक्वल सेट्स के बारे में सॉल्व करना है, बस, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, उस पर ध्यान देना है आप सभी को। उसके बेसिस पर थ्योरम भी आएंगी, ठीक है। तो हमें इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक है यहाँ पे सबसेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। देखो नाम से ना कई बार क्लियर हो जाता है। सेट बोला समझ में आया, सबसेट बोला तो यार इसका मतलब कंफर्म है कि वो क्या होगा, सबसेट। अरे सेट का एक पार्ट होगा डेफिनेटली, सबसेट यानी कि वो पार्ट होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर मैं आपको 2 सेट ले रहा हूँ, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स such that I say A is a subset of B. This symbol is called सबसेट। और अगर साथ के साथ इस सिंबल को क्रॉस कर दिया जाए तो ये बोलेंगे डू नॉट सबसेट। मतलब अभी रीड कैसे होगा, ये ऐसे रीड होगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, A इज डू नॉट द सबसेट ऑफ B, दैट्स नॉट द सबसेट ऑफ B। क्लियर है? मीन्स अब इसका मतलब समझिए आप कि A सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है, ठीक है। A सबसेट ऑफ B का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, ओके। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज द एवरी एलिमेंट ऑफ B। क्लियर है? A is the subset of B। डन है। हाँ, यहाँ इक्वल भी लगा सकता हूँ, ये इक्वल का साइन है, मतलब क्या पता इसके अंदर 4 एलिमेंट जो है इसके अंदर हो चारों के चारों, और क्या पता इसके पास 4 ही हो तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन यूज की गई है, A is the subset of B और A do not the subset of B। क्लियर? तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होगा तो वो सबसेट होगा। इसको लिखते कैसे रीड करना है कि A ये कह सकता हूँ कंटेन्ड इन B, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, रीड ऐसे करना है, लेकिन ऑलमोस्ट हम यही रीड करते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। इसको रीड करने की बात कर रहा हूँ, इसे A सबसेट ऑफ B को, ठीक है। क्लियर है? A सबसेट ऑफ B को ऐसे रीड करना है। हाँ, अगर मैं इस सिंबल को रिवर्स कर दूँ, ठीक है, B, हालांकि बहुत कंडीशन कम आती है लेकिन आपका सबसेट का सिंबल तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, B कंटेन A, ठीक है। B कंटेन, मैं थोड़ा पास्ट में चला गया, B कंटेन्स A, B कंटेन्स A। B A को कंटेन करता है, मतलब बड़ा कौन हुआ सेट, B सेट बड़ा हुआ ना, B A को कंटेन करता है, B कंटेन्स A और B इज द सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट, देख रहे हो, सिंबल को रिवर्स किया मैंने, बस आपको पता होना चाहिए, आपको बताने के लिए आपकी नॉलेज में डाल दिया कि इसे क्या बोला जाता है। इसे बोला जाता है कि B इज द सुपरसेट ऑफ ए। कोई आपसे इसका मीनिंग पूछे तो आप बोलना B कंटेन ए। कोई ऐसे आपको मतलब पूछे तो मतलब यही बोलना B कंटेन का मतलब है कि A के सभी एलिमेंट B के अंदर है, ओके।
क्लियर? यानी कि मैं अगर इसको जनरल पॉइंट में लिखूं, इन जनरल मैं ये कह सकता हूं, इफ x belongs to A then implies that x belongs to B. Okay, why? Because A is the subset of B. And of course अगर A B का सबसेट है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर x से, अरे सेट में x बिलोंग, एलिमेंट बिलोंग ही तो करते हैं यार, x कोई एलिमेंट है अननोन, बिलोंग समझ गए ना यार, वही याद रखो, कोई भी सेट का एक एलिमेंट है जो x है वो A के अंदर बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली इसका मतलब इंप्लाइज कि ये इंप्लाइज कर रहा है क्यों B में भी होगा, क्यों? क्योंकि A सबसेट ऑफ B है। यही तो डेफिनेशन, यही तो कहते हैं ना कि एलिमेंट ऑफ A इन B, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B। इसका मतलब क्या है, इसमें B में A के बराबर भी एलिमेंट हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं है। आपको सर इक्वल टू कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, जनरली हम क्या करते हैं, सबसेट का साइन लगाते हैं, इक्वल टू बहुत कम लगाते हैं जनरली। वैसे हम यही बोलेंगे कि A सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सर इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है, इससे हमें ये कंक्लूजन निकालना है, अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, चलो इक्वल टू का साइन नहीं लगाता, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, नोट करने वाली बात है, आपको क्या नोट करना है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, नल सेट जो होता है ना, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट खाली है, सबके अंदर आ जाएगा, वो कहना आने दो, सबके अंदर आने दो, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला गया उसने बोला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा उसने क्या बोला कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में, चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कोई सेट है, वो खुद का ही सबसेट है, उसको कैसे लिखोगे, सबसेट और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, देख रहे हो इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि यार एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट तो है ही, क्योंकि उसके अंदर इक्वल टू क्यों लगा दिया, क्योंकि जितने एलिमेंट ए होंगे उतने ए में होंगे डेफिनेटली, तभी तो लिखा हुआ है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट कैन बी रिटन एज दिस वन। सेकंड वन, एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट मींस भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू इसलिए लगा रहा हूँ, क्या पता ए खुद ही ना लो, हमें क्या पता, ए तो अननोन है ना, ए तो अननोन है, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। जनरली जब हमें सेट के बारे में पता होता है ना, तब हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, तो इसमें पैनिक मत होना कि सर कब इक्वल लगाना है कब नहीं लगाना है। अगर नहीं पता तो इक्वल टू लगा दो यार साथ में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पता है तो वहाँ पर इक्वल टू मत लगाओ, बस सबसेट का साइन लगा दो। अभी भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। तो ये कंडीशन है किसको लेकर कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दिस इज अबाउट द सबसेट, ओके। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक बता रहा हूँ वो देखिए आप। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं भी सबसेट से आपको बताया ना, उससे कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ए सेट है, दैट इज 1 2 3 4, अनदर सेट बी दैट इज 1 2 3 5 7, अनदर सेट सी 1 2 2 3 3 4 5, another set D that is x is such that x is a natural number less than 7। तो आपको पता है तीनों तो रोस्टर फॉर्म में है, तो ये सेट बिल्डर में क्यों रहे, पहले इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो व्हाट वी हैव, x इज a नेचुरल नंबर लेस देन 7, सो वी हैव डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6। तो मेरा सवाल ये है कौन किसका सबसेट है, इन चारों में बताओ ABCD को कंपेयर करके कि कौन किसका सबसेट है। तो ध्यान से देखें आप, ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के 1 2 3 4 5 5 7 है, तो डेफिनेटली ए के सभी एलिमेंट तो बी में नहीं आए ना, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, 4 नहीं था बी के अंदर। तो पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकल गया कि ए इज डू नॉट सबसेट ऑफ बी,
सेकंड कंक्लूजन बताइए, क्या क्या ए सबसेट ऑफ सी है? डेफिनेटली है। 1 2 3 4 1 2 3 4। इट्स नॉट बॉदर, डोंट बॉदर अबाउट इट कि इट इज रिपीटेड और नॉट, कि यहाँ टू टाइम्स है तो नया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट वन, ए सबसेट ऑफ सी हो गया, ठीक है। अब देखिए सी, ए सबसेट ऑफ डी भी है, ओके। नेक्स्ट कंक्लूजन, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ओके। नेक्स्ट वन, और बताइए, सोचिए, बी इज द सबसेट ऑफ सी? नो नो। बी में देखिए 1 2 3 5 7 है, यहाँ 7 नहीं है, इट मीन्स बी इज डू नॉट सबसेट ऑफ सी, बी डू नॉट सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट कंक्लूजन बताइए। नेक्स्ट देखिए, उसमें क्या है, बी सबसेट ऑफ सी नहीं है, ओके है। उसके बाद आप आते हैं सी और डी में कंपेयर कीजिए, ये भी नहीं था। अच्छा, और कौन सा सी और डी में? अरे हाँ, देखो ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पता है क्या पूछने वाले सर, इसमें 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, आपको वही बात हुई थी ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो आप इन दोनों सेट के बारे में क्या कहते हैं? सर ये इक्वल सेट है। कौन कौन? सी और डी इक्वल है ना। तो यार एक बात, तो इक्वल में क्या कंडीशन थी? इक्वल सेट ये नहीं देखता कि उसमें रिपीटेशन है या नहीं, उसका हर एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। उनको कंपेयर किया जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज इन बी और नॉट। यस, 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 2 है। ये नहीं देखना 2 टाइम्स है तो यार 2 टाइम्स है, नो। बट यहाँ पर अब दिख रहा है तो ये क्या कहेंगे? फिफ्थ कंक्लूजन, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, डेफिनेटली। क्लियर है? तो इसी के साथ मेरे पास एक पॉइंट याद आ गया मुझे। पॉइंट क्या याद आ गया वो देखिए आप, इक्वल सेट के बारे में कहानी याद आ गई। इक्वल सेट की कहानी क्या है? इक्वल सेट में अगर दो सेट ए और बी इक्वल है ना, तो यहाँ से रिजल्ट निकाल लो आप। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है बेटा? ए इक्वल टू बी का मतलब ये है कि ए सबसेट और इक्वल टू बी और बी सबसेट और इक्वल टू ए। ये ध्यान रखना, मैंने बोला था सबसेट की एप्लीकेशन आने वाली है, और वो एप्लीकेशन यही है। क्या एप्लीकेशन है? कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, मीन्स दो सेट अगर इक्वल हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इक्वल सेट प्रूफ कीजिए, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रूव दैट बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। A subset of B you have to prove, and the B subset of A. We will do it. We will do that definition. We will do the theorem related to this question. Definitely आप देखोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने, कि अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो डेफिनेटली दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। याद रहे, इक्वल टू के इस तरफ सेट और भी हो सकते हैं, उस तरफ की कंडीशंस और भी हो सकती हैं, बट रहेंगे वो सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से समझ में आया? ओके, तो ये एग्जाम्पल था सबसेट कैसे दिखाते हैं, कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है, और साथ के साथ ये भी आपने पता किया कि कैसे दो इक्वल सेट्स की कंडीशन में टू सेट्स अगर इक्वल दिखाने हैं, इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट बोथ आर द सबसेट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो आते हैं हमारे, इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, वो क्या है वो देखिए। आपने देखा कि सी सबसेट डी का है? नहीं, सी सबसेट ऑफ डी है। क्यों है? किस लिए है? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, वो कौन था? 6। ठीक है, अगर मैं 6 को हटा देता हूँ तो मेरे पास C इक्वल टू डी भी हो गया, और सबसेट तो है ही है। तो आप बोलोगे सर इनको इक्वल टू ही लिख दो ना, तो मैंने कहा था इक्वल टू तो है ही, मैं तो सबसेट की फॉर्म में पूछ रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे? सर C सबसेट ऑफ D है और D सबसेट ऑफ C है, अकॉर्डिंग टू दैट। समझ में आया? मैंने किसको हटा दिया? यहाँ से 6 को हटा दिया, 6 को रफ कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैं वापस 6 को लिखता हूँ तो C सबसेट ऑफ D है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 की वजह वो क्या है? सबसेट है। ओके, एक पॉइंट आता है इसी के बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में यही होता है, अगर मैं आपको ये कह देता हूँ कि A सबसेट ऑफ B, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं,
क्योंकि जब ये शब्द पहले ही बोल रहा है ना प्रॉपर सबसेट, तो मैं अपनी तरफ से देखो मेरे लिए दोनों अननोन है ए और बी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे प्रॉपर सबसेट बोल दिया ना उसको, तो यार यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप लगा ही नहीं सकते। इट मीन्स ये है कि ए की जो एलिमेंट है वो बी के अंदर तो है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। डेफिनेटली तभी तो प्रॉपर हुआ ना, इक्वल टू का साइन तभी तो नहीं लगा ना, बिकॉज क्या पता दोनों इक्वल होते, ये हमारी सोच है। बट जैसे ही प्रॉपर बोल दिया ना बेटा, तो डेफिनेटली आगे वाले सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डन है? क्लियर समझ में आया आपको? तो ये प्रॉपर सबसेट के बारे में था। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इसी सबसेट का यूज़ करके मैं आपसे पूछने वाला हूँ, चलो ये बताओ, आपने नंबर लाइन के बारे में पूरा पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, रियल नंबर लाइन जिसके अंदर आपको पता है रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल सब लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर उसी कंडीशंस को मैं अब एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ, इंटरवल, है ना, इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अब ये सर इंटरवल क्या है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरवल क्या है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, मैंने अभी आपको बताया इंटरवल ऑफ क्या है, इंटरवल एज सबसेट्स, किसके, रियल नंबर की फॉर्म में। रियल नंबर लाइन आपने पढ़ा है, और उस रियल नंबर लाइन में इंटरवल्स आते हैं कुछ, इंटरवल कैसे, सबसेट के तौर पर आते हैं। अब सबसेट तो आएंगे यार, अगर आपको पूरी रियल नंबर लाइन है और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे वो नंबर बताओ जो 2 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो 2 और 4 क्या हुआ, 2 और 4 के बीच में तो नंबर पूछा जा रहा हूँ ना मैं आपसे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, बट हैं तो पूरी रियल नंबर्स के बीच में ना, सारे रियल नंबर तो नहीं पूछे मैंने आपसे 2 और 4 के बीच में नंबर पूछे हैं। बट अब कंडीशन इज दिस कि मैं यहाँ पर 2 और 4 की कंडीशंस के बीच वाली कंडीशन को मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ, तो ध्यान से लिखना कैसे। मैंने आपको 2 और 4 नंबर दिए, ऐसे ही मैंने आपको बोला यार कि 2 नंबर ले लिए ए और बी, मतलब ए और बी उस बिलोंग्स टू 1, उस रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। हाँ, उनमें पहला नंबर दूसरे से कम ही होगा, ऑफ कोर्स 2 और 4 के हिसाब से, 2 यहाँ पर 4 वहाँ पर, तो 2 लेस देन 4 हो गया डेफिनेटली। अब उसके हिसाब से क्या हुआ, मैंने आपसे कोई नंबर कुछ सेट दिया ए, उस सेट में मैंने कहा एक्स कोई अननोन है जो सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मीन्स एक्स शुड बी बिटवीन ए एंड बी। जैसे बोल रहा था ना 2 और 4 के बीच में, तो यार 2 और 4 के बीच में कोई भी अननोन पूछ लिया, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे आप, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, नंबर लाइन में कोई नंबर नहीं दिया स्पेशली, बिकॉज मेरे पास अननोन ए और बी है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि ए और बी जो है इनके बीच के नंबर कोई भी हो सकते हैं। ये जो लाइन देख रहे हो आप, एक लाइन को मैंने क्या डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड क्यों किया हुआ है, क्योंकि ए और बी खुद शामिल नहीं है इसके बीच में। तो इस सेट ए को पता है क्या कहा जाएगा, इसको इंटरवल कहा जाएगा, ए इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कैसे होगा, कैसे दिखाएंगे, मतलब फिर से समझ लो बेटा कि मैं आपसे एक्स अननोन की वैल्यू पूछ रहा हूँ जो ए और बी के बीच में होने चाहिए, ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देख रहे हो बीच में कैसे होने चाहिए। ये जो सिंपल है लेस देन ग्रेटर देन का, ये क्या कह रहे हैं कि ए और बी शामिल नहीं है इसमें, उनके बीच की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ए और बी शामिल नहीं है। तो ये जो होलो सर्कल लगा रखा है ये इसलिए लगा रखा है कि ये बताना चाह रहा है कि ए और बी नॉट इंक्लूडेड, उनके बीच वाली वैल्यू इंक्लूड है, कोई भी हो सकती है। डेफिनेटली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका मतलब जो एक्स है वो इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि x यहाँ से यहाँ तक कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x बिलोंग्स टू ए बी। ओपन इंटरवल शब्द यूज किया, तो ये जो ब्रैकेट होती है स्मॉल ब्रैकेट, ये ओपन के लिए यूज होती है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी, ओपन का मतलब ये हुआ कि ए और बी की, ये जो x जो है ना, ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट ए और बी नहीं होगा। ओपन का मतलब ये है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा a इक्वल टू ये, एक्स इज सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। आपने देखा मैंने यहाँ पर क्या चेंजेस किए, मैंने यहाँ क्या चेंजेस किए कि मैंने बोला कि a के साथ इक्वल टू का साइन भी लगा रहा हूँ और उधर से b के साथ भी इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, मीन्स अब दोनों इंक्लूडेड हैं। उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, भैया a ये है b ये है, ये दोनों शामिल भी है और इनके बीच वाली वैल्यू भी आपको लेना है, इनके मिडिल में जो भी वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स दैट होलो बिकम डार्क सॉलिड, इट मीन्स बोथ आर इंक्लूडेड।
सो दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड है, नाम से ही हो गया, क्लोज्ड हो गया, दोनों इंक्लूड है इसलिए क्लोज्ड हो गया। ये दोनों ओपन थे, दोनों इंक्लूड नहीं थे तो इसलिए ओपन रहा, दोनों साइड से ओपन। यहाँ दोनों साइड से क्लोज्ड है, तो इसका मतलब x जो वैल्यू आने वाली है a और b के बीच में आने वाली है। तो अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट किसको करती है? ये रिप्रेजेंट करती है क्लोज्ड इंटरवल को। इसका मतलब आपके पास देखा जाए, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास देखा जाए तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हो ना। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको इंटरवल में चेंज करो तो दिक्कत क्या है? साफ साफ देखो ना, ये लेस देन के साथ ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, ये हिंट क्या दे रहा है? इक्वल टू वाले साइन हिंट देते हैं कि हाँ दोनों इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इक्वल के साथ ना लगा हो, लेस देन लगा हो, ग्रेटर देन लगा हो, तो इसका मतलब क्या है? दोनों ओपन में यूज हो रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट यूज फॉर ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट यूज फॉर क्लोज। तो ये तो आपको सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो x बोला गया है, x कोई अननोन है जो a और b के बीच में है, तो कुछ भी हो सकता है, उसको इंटरवल में दिखाइए तो उसको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो ये सेकंड टाइप हो गई, दिस इज द ओपन इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड, इस सेट ए को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा टाइप आता है, थर्ड टाइप क्या है आपका वो देखिए, ये सेकंड टाइप था, ठीक है, सेकंड था। थर्ड टाइप क्या है? दैट इज सेमी क्लोज्ड, या फिर दूसरी तरफ से बोल दीजिए सेमी ओपन। सेमी मतलब क्या हुआ यार? एक तरफ इंक्लूड होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। वो भी तो आसान है आपके लिए। कैसे? देखो, मैं सीधा सा पॉइंट बोलता हूँ कि ए कोई सेट है, कंफ्यूज मत होना, ए कोई सेट है, x is such that कि x is greater than equal to a less than b। अब आप देख रहे हो मैंने इक्वल टू का साइन किसके साथ लगाया? a के साथ लगाया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, चलो सेट b ले लेता हूँ, उसमें x is such that x greater than के साथ a और लेस देन इक्वल टू किसके साथ लगाया? b के साथ लगाया। तो आप देख रहे हो दोनों कंडीशन क्या कह रही है? ऊपर वाली कंडीशन तो कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x a और a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, मींस b इंक्लूड नहीं है। इन दिस कंडीशन x इज की ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b, मींस b इंक्लूड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरफ इंक्लूड हो रहा है, एक तरफ इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो बात तो वही, आगे इंक्लूड होना क्लोज्ड, इंक्लूड ना होना ओपन, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखिए आप, ए और बी के बीच में कोई वैल्यू है ए बी, तो ऑफ कोर्स ए इंक्लूड है तो सॉलिड हो गया, और उसके बीच की सारी वैल्यू। बी इंक्लूड नहीं है तो भैया ये रहेगा। तो इनको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन बोलते हैं। कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज्ड है, बी ओपन है, ठीक है। ये आपके लिए नया है, कंफ्यूज मत होना, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है? x बिलोंग्स टू a और b क्लोज्ड है, b के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, डन। पॉइंट समझ में आया? तो ये था किसके बारे में? सेमी ओपन सेमी क्लोज के बारे में। चलो इसको इंक्लूड और इनको भी दिखा देता हूँ। ये a है, ये b है, a b के ऊपर सॉलिड सर्कल लगा दिया और इन दोनों के बीच में ये सॉलिड लाइन तो लेनी है यार। अननोन वैल्यू है ना ए और बी के बीच में, वो तो आएंगी। लड़ाई किसकी हो रही है? ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है यार, कौन इंक्लूड है कौन नहीं है। इंक्लूड हुआ तो क्लोज हो जाएगा, इंक्लूड नहीं हुआ तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट फॉर ओपन एंड अ स्क्वायर ब्रैकेट फॉर क्लोज्ड इंटरवल। तो दिस इज अबाउट द, आप देख ही तो रहे हो यार, पूरी रियल नंबर लाइन थोड़ी ली है, उनके कुछ पार्ट लिए तो सभी तो हो गए, सबसेट ही तो हो गए इस पूरे रियल नंबर लाइन के। ये भी छोटा सा कोई पार्ट हो सकता है, ये भी है। अगर मैं आपको ये बोल दूंगा यार सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो आप दिखा सकते हो? दिखा नहीं सकते ना, उनकी छोटे छोटे सेगमेंट यूज करते हैं हम जनरली, दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड एज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सबसेट्स को, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द 3 and 4th नंबर, दिस इज अबाउट द इंटरवल्स, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उस नेक्स्ट मीटिंग में इनसे रिलेटेड फिर से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। चलो याद आ गया, पहले एग्जांपल बता देता हूँ एक, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। देखिए आप जल्दी से देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए।
फिर उसके बाद मैं आपको आगे इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। मैंने कहा ए कोई सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है अब तो, क्योंकि अगर नेचुरल देता ना तो आपके लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाता। तो इंटरवल कहाँ से आता, नेचुरल बोल देता तो आप सीधा बोल देते 2 इंक्लूड है इसमें, तो आपका आंसर होता 2 3 4। वो तो सिर्फ लिस्ट बनाने वाली बात हो गई, लिस्ट बनाने सिर्फ एलिमेंट्स की। बट जैसे रियल नंबर बोला ना तो डेफिनेटली टू, क्या आपको पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, है ना। बट हमें तो सिर्फ ये बताना है इसको इंटरवल में कैसे चेंज करें, तो कर दो ना चेंज। दिख रहा है यहाँ पे 2 इंक्लूड है, 2 के साथ इक्वल टू का साइन है, मतलब 2 भी शामिल है, उधर से 5 के साथ लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 5 शामिल नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे, क्या x बिलोंग्स टू 2 क्लोज्ड 5 ओपन, बस हो गया। नंबर लाइन पे दिखाना है तो कोई भी ऐसे 2 ले लो, 1 यहाँ, अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, क्या 2 3 4 5 1 0, 2 है, 2 के ऊपर और 5 के ऊपर सर्कल लगा दिया, 2 के इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो 2 है ही, और 2 और 5 के बीच वाली वैल्यू तो मीन्स ये तो आएंगे ही आएंगे। देख रहे हो आप, देख रहे हो, तो देख लो फिर अब आप, देखिए नंबर लाइन पे भी शो हो गया, ये आपकी रियल नंबर लाइन चली रही है दोनों तरफ से, क्या दिक्कत। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा इसको ओपन इंटरवल में चेंज करो, मतलब सॉरी इसको इंटरवल में कन्वर्ट करके दिखाओ, और दूसरा रिवर्स भी आ सकता है, ये कंडीशन देगा और कहेगा सेट फिल्टर में चेंज करो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है बच्चों, तो ये था इंटरवल्स के बारे में। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सभी, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछना। ये जितना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, एक्सरसाइज कराई, और साथ ही साथ मैंने आपको सबसेट्स का इंट्रोडक्शन बताया, इसके बारे में इसके क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे, इसके थ्योरम्स हम आगे करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स आएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के, और डिफरेंस ऑफ द सेट्स के, जिसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।